सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपको काफ़ी हायर क्लासेस तक में ज़रूरत पड़ेगी और ग्रेजुएशन में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरी ये है कि आपको मोल कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय अ मोल, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनके ऊपर बच्चों को कभी कभार काफ़ी दिक्कत आती है समझने में कि ये कैसे सॉल्व किए जाए। So in this video we will be basically trying to have an introduction to what is a mole, and हम कुछ सिंपल फॉर्मूलाज के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन सॉल्विंग द फॉर्म न्यूमेरिकल्स। साथ ही साथ इसके बाद वी विल बी क्रिएटिंग वन मोर वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक समझा सकूं जिससे आपका कोई भी मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। वो एक ट्रिक अगर आप समझ जाओगे तो यू वोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी न्यूमेरिकल ऑफ मोल कंसेप्ट। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, पहले हम समझते हैं कि मोल क्या चीज़ है, व्हाट इज meant by a mole and how do the chemist use the mole as। so start करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि what is the need to introduce the mole concept। क्या ज़रूरत है जो हमें मोल कंसेप्ट लाने की बात करें। तो पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ पूछती हूँ कि जैसे जनरल एवरीडे लाइफ में अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या किसी चीज़ को क्वांटिटेटिवली अगर आप मेजर करते हो, क्वांटिटेटिवली मतलब उसे किसी नंबर में अगर आप मेजर कर रहे हो, तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टर्म सच एज डजन। आपने सुना होगा जब आप एग्स या बनाना लेते हो तो यू यूजुअली टेक दम बाय डजन। आप ये नहीं कहते कि मुझे 6 बनाना दे दो या 6 एग्स दे दो। व्हाट डू वी से इज कि या तो 1 दर्जन दे दो या फिर आधा दे दो, ऐसे करके कहते हो। तो बेसिकली वी यूज द टर्म अ डजन। सो व्हाट डज 1 डजन इक्वल्स टू, व्हाट डज 1 डजन स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर 12, राइट? सिमिलरली व्हाट डज अ ग्रो स्टैंड फॉर? अ ग्रो स्टैंड्स फॉर 144। ऐसे ही हमारे पास और टर्म्स हैं, जैसे कि आपका रीम हो गया। नाउ डू यू नो व्हाट इज अ रीम इक्वल टू? 1 रीम, 1 रीम इज इक्वल टू 500। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूजुअली शीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे A4 शीट्स का पैकेट आता है तो उसे कहते हैं 1 रीम ऑफ पेपर, मीन्स जिसके अंदर आपकी 500 A4 शीट्स हों, उसके लिए कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जैसे जो आपको हेल्प करती हैं कि आप चीज़ों को आसानी से क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप मार्केट में राइस कैसे लेते हो, चावल कैसे लिए जाते हैं, नाउ डू यू बाय द राइस बाय काउंटिंग द राइस ग्रेन्स? क्या आप राइस के जो ग्रेन्स हैं क्या आप उनको काउंट करके लेते हो? वेल, ऑफ कोर्स नॉट। हम ऐसा तो कभी नहीं करते कि हमें इतने चावल के ग्रेन गिन के दे दो, ऐसा तो कभी नहीं होता। यू बाई इट इन टर्म्स ऑफ केजी। आप केजी के टर्म्स में मेजर करते हो, 1 kg विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ऐसे आप उसको खरीदते हो। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, जो कि राइस से भी ज़्यादा छोटे हैं, इनफैक्ट कई ज़्यादा छोटे हैं, दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट इवन सी देम। एक इतने से डॉट में कितने सारे एटम्स हो सकते हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो ऐसी चीज़ों को क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर किया जाए, इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए द कंसेप्ट ऑफ मोल वाज इंट्रोड्यूस। सो दिस वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस द मोल कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि मोल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। एटम्स को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए कि कितने एटम्स हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमें इतना समझ में आ गया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट मोल एक्चुअली है क्या। जैसे ये तो आपको पता लग गया, 1 डजन इज इक्वल टू 12, 1 रीम इज इक्वल टू 500। देन व्हाट इज 1 मोल इक्वल टू? सो लेट अस सी दैट 1 मोल किसके बराबर होता है? दिस इज अ स्पेसिफिक नंबर, दैट इज 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू दिस स्पेशल नंबर। व्हाट इज दिस नंबर? 6.022 इंटू 10 to the 23rd पावर। इतना बड़ा नंबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ एनीथिंग बिकॉज येस इट कैन बी टेकन ऑफ एनीथिंग। आप 1 मोल किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। अभी मैं इसका एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ, बट वन मोर थिंग टू हाईलाइट अप हियर इज कि इस स्पेसिफिक नंबर को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। दिस नंबर इज नोन एज द
Avogadro's number. Now, why is this number given this name Avogadro's number? It is because in the honor of the scientist Avogadro, this number was named after him. Now, we will be discussing about the discovery of mole also, but I thought I'll be making a separate video for that because that's just a historical aspect कि mole कैसे discover किया गया. However, that is also a very interesting thing, पर उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, इस नंबर को कहते हैं कि एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है. नाउ 1 मोल ऑफ एनीथिंग. अब क्या हम ये एनीथिंग कोई किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं? लेट अस सपोज इफ आई टॉक अबाउट एक चेक. जैसे आप किसी को अगर हमें चेक देना होता है सैलरी का, सपोज अ पर्सन इज गेटिंग अ चेक ऑफ 1 मोल रुपीज. Now, can you imagine how large this number is? 1 mole rupees का चेक, your life is set, dude. और कुछ नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आपको इतने अमाउंट का चेक मिलता है, सैलरी मिलती है, देन डू यू नो कि अगर अगर आप सिंस द डेट ऑफ योर बर्थ टिल द डेट ऑफ योर डेथ, अगर आप रोज 1 मिलियन भी अगर आप खर्च करो अप्रोक्सीमेटली रोज, then also at the time of your death 99% of your wealth will be still left. यानी कि 1 मोल में से इतना रोज खर्च करने के बाद भी आपका 99% अमाउंट तब भी आपके पास अकाउंट में बचेगा. that means it is that huge a number. so what is its significance then? तो क्या आपने तो कभी 1 मोल रियल लाइफ में तो नहीं सुना होगा. ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज कि 1 मोल की या सिर्फ एक मोल की सिग्निफिकेंस हमारी मैक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए नहीं होती. मैक्रोस्कोपिक मीन जो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं उसके मामले में मोल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं जैसे कि एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल which are way too small than your imagination, that is when a mole holds its significance. तो मोल हम यूज करते हैं एज अ काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री. मोल को ये भी कहा जाता है केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, केमिस्ट का, क्योंकि द पर्सन हु परस्यू एंड स्टडी अप केमिस्ट्री एंड डू द वर्क इन इट दे आर नोन एज केमिस्ट. तो ये उनका काउंटिंग यूनिट कहलाता है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट 1 मोल इक्वल टू, which does not have any macroscopic significance but it do have a microscopic significance. This thing can also be represented as n naught. ठीक है. n naught को हम इक्वेट कर देते हैं, दिस इज नोन एज द एवोगाड्रोस नंबर. n naught को हम मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फुल बिग नंबर, आप अगर n naught लिखते हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका ये है. ठीक है. नाउ यहाँ पे मैंने ऊपर डेफिनेशन में एक बात और लिख रखी है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी. बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोल ओवर द अदर कॉन्सेप्ट्स. बट एक चीज और कि दैट हाउ दिस बिग दिस मोल नंबर इज एक्चुअली. वैसे तो मैंने अभी आपको बताया ही एक वो चेक वाले एग्जांपल से कि कितना बड़ा नंबर है. बट हेयर जस्ट अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई हैव डन इज I have opened up this number in the expanded form. 6.022 to the 10 to the 23rd power को मैंने expanded form में लिख दिया. तो it is this big a number. And this number that I told you that it was named as Avogadro's number. In fact, if you would know that what is the name, complete name of this scientist, this is the name Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. This big was his name, but anyways you can still see how same are these. So this number is named after Avogadro's number. He was the person who discovered it and by chance उसका नाम और ये नंबर ऑलमोस्ट एक ही लेंथ के. so this is just a little interesting fact that I thought of sharing. लेकिन ये जो टर्म है मोल, this term was given much later and this term was introduced by another person, Wilhelm Ostwald. In fact, Amedeo had already died by this time when this honor was given to him. ठीक है. So we will be discussing that in the time of that discovery video, right? Now, as I was telling you that what is the advantage of mole over this other units like dozen or gross, इनके comparison में क्या advantage है mole की?
द एडवांटेज इज दैट कि 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी, उसका जो मास होगा इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब आप 1 मोल किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का किसी का भी ले लो, वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर होगा उसका मास। यानी कि अब वो किसके फिक्स्ड होगा वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। दैट अगर आप किसी भी चीज का 1 मोल ले रहे हो, उसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अब ये इतनी बड़ी चीज जो मैंने यहाँ लिखी, इसे इन शॉर्ट मैं एक वर्ड में कह सकती हूँ, मोलर मास। यानी कि किसी भी चीज का, आयन, एटम और मॉलिक्यूल का अगर आप 1 मोल लेते हो, उसका मास कितना होगा, that mass will be equal to the molar mass. Now what is molar mass? मोलर मास कुछ नहीं है, इट इज द सेम थिंग एज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, फॉर एग्जांपल H2O का आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, तो वो कुछ इस तरह से आप निकालते हो, राइट? 2 × 1 + 16 विच इज इक्वल टू 18। आप यूनिट्स क्या लगाते हो? U फॉर यूनिफाइड मास। ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास क्या चीज है? मोलर मास भी यही चीज है, बस डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया। कहाँ से क्या कर दिया? आपने यूनिट को चेंज कर दिया फ्रॉम द यूनिफाइड टू ग्राम्स। दिस G स्टैंड्स फॉर द ग्राम्स। सो मोलर मास क्या है? इट इज द सेम थिंग एज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एक्सेप्ट दैट द यूनिट हैज बीन चेंज टू ग्राम्स। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी चीज के 1 मोल के बारे में बात करते हो, तो अगर आपको उसका मास निकालना है तो वो मास किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसका मास कितना होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो आपको क्या करना है? इसका मोलर मास निकालना है, क्योंकि यही तो मतलब है इस लाइन का। मोलर मास आपने यहाँ पे अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। तो ये चीज हमेशा फिक्स्ड होती है। लेकिन अगर हम ये बात करें दूसरे यूनिट्स के बारे में, जैसे कि डजन, उनके केस में ऐसा नहीं है। उनके केस में मास वेरी कर सकता है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ लेट्स से H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, तो इसका मास किसके बराबर होगा? इसके मोलर मास के बराबर होगा। 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 ग्राम्स। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन। तो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ मोल, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, एनी स्पीशीज से मतलब एटम्स हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल, ठीक है, एनीथिंग। सो 1 मोल ऑफ एनी ऑफ दी स्पीशीज is that quantity in number, is that quantity in number जिसका मास किसके बराबर है? which has the mass equal to its molar mass और its atomic mass और molecular mass in grams। इस स्टेटमेंट को आप शॉर्ट करके सिर्फ आप 2 वर्ड भी लिख सकते हो, मोलर मास। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज नोन एज अ मोल। आई होप दिस मच ऑफ इट इज क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक जनरलाइज्ड रिलेशन दिखा रखा है बिटवीन व्हाट इज अ मोल, एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स मास, क्योंकि यही तीनों चीजें हमने देखी। हमने देखा कि 1 मोल किस नंबर के बराबर है? 1 मोल जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, और वो किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है, राइट? तो यहाँ पे कुछ आपके मैंने सिंप्लीफाइड आपको दिखा रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो NCERT में गिवन है। जैसे कि फर्स्ट केस अगर हम ले लें, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यहाँ पे एटम्स के बारे में बात हो रही है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर हम एवोगाड्रो नंबर के बारे में बात करें, यानी कि इस साइड एवोगाड्रो नंबर चेंज नहीं हो सकता, वो सेम ही रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पावर, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब इतने सारे कार्बन एटम्स। मतलब आप यहाँ वही वाला केस है जैसे आप चावल के ग्रेन्स को गिन नहीं रहे हो, आपने सिर्फ उसे 1 kg करके क्लब कर दिया, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर कितने चावल के दाने हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब आप इतने सारे कार्बन एटम्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। एक साइड की रिलेशन आपकी हो गई। दूसरी चीज, अब अगर हमें क्या अभी हमने देखा
उसका मास के साथ क्या रिलेशन था कि वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। मोलर मास क्या है? दैट इज नथिंग बट एटॉमिक मास या और मोलिकुलर मास, सिर्फ यूनिट बदल देना है, ग्राम्स। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 12 grams. This is the relation between mole, Avogadro number and mass. Similarly, हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एटम लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा, ठीक है। एटम यानी कि सिंगल हाइड्रोजन एटम, अकेला। अगेन एवोगाड्रो नंबर की बात करें तो वो सेम ही रहेगा, दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब इतने सारे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस मच। और उसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास, अब हम यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक अकेले हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बदल दूं, इफ आई राइट दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर आप बात करोगे H2 के बारे में, तो फिर यहाँ पे आपका मोलर मास की जगह आएगा 2 ग्राम्स और एटम की जगह आप लिखोगे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक जनरलाइज स्टेटमेंट इन्होंने लिख रखी है दैट 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या वो आयन हो, वो नंबर सेम रहेगा, इट विल बी इक्वल टू दिस नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एंड उसका मास के साथ क्या रिलेशन होगा कि इट विल बी इक्वल टू दी मोलर मास, दैट इज इन ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में जनरल लिख रखा है, इसे यूजुअली आई कॉल दिस एज द मोल इक्वेशन। नाउ दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल को एक सिंगल यूनिवर्सल ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए, उसका स्टेप 1 यही है, आपको मोल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो देन योर बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर एंड देन यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो मोल इक्वेशन क्या है, उसको मैंने एक जनरल चीज लिख रखी है यहाँ पर, दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है। आप चाहो तो इसे एन नॉट भी लिख सकते हो शॉर्ट करने के लिए, विच इज इक्वल टू द मोलर मास। बस इतनी सी इक्वेशन है। ये चीज आपको किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल की लिखनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 केस आपको दोबारा मैं डिस्कस करके दिखाती हूँ, मोल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड मोल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखो, आप यहाँ पे दोनों दिख तो सेम ही रहे हैं, लेकिन दिस लास्ट वर्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ये आपकी मोल इक्वेशन चेंज कर सकती है। तो हाउ टू राइट द मोल इक्वेशन फॉर दिस थिंग, आप इसी तरह इक्वेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 मोल, लेकिन किस चीज का? ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम ये भी तो लिखना है ना कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा? ये नंबर आएगा, क्योंकि 1 मोल का मतलब है कि इतने सारे एटम्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट, ठीक है। इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड चीज, दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू मोलर मास। अब हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सिंगल हाइड्रोजन, इसका मास कितना होता है? 1, लेकिन आप यूनिट क्या लगाओगे? ग्राम्स, क्योंकि हम मोलर मास में यूनिट बदल देते हैं फ्रॉम यू टू जी। दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम्स। अगर आपको ये चीज लिखनी आ गई, दैट मीन्स योर फर्स्ट स्टेप टू द यूनिवर्सल ट्रिक इज क्लियर। अब यही चीज अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होता है? H2 की फॉर्म में होता है, H3 H4 की फॉर्म में नहीं होता। उसकी वैलेंसी सिर्फ 1 है, वो सिर्फ एक और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। अब आप यहाँ पे मोल इक्वेशन कैसे लिखोगे? 1 मोल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉलिक्यूल नहीं लिखोगे तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि वो एटम के बारे में बात हो रही है या फिर किसके बारे में बात हो रही है। तो यू राइट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू दी 23rd पावर, यहाँ पे क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है कि वो किस चीज़ के बारे में है। एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू द मोलर मास। अब मोलर मास किसका निकालोगे? H2 का, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल के बारे में ही तो बात हो रही है। H2 का मोलर मास क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2
grams. This is how you write the mole equation for anything. अगर आपको mole equation लिखनी आ गई then you can solve any question. This is the first basic step. तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक सिंपल फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं. वैसे तो ये ट्रिक से रिलेटेड नहीं है, ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्मूलाज से भी प्रेफर करते हैं हेल्प करना, सॉल्व करना. तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कुछ फॉर्मूला, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, दिस इज इक्वल टू द गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास क्या है? गिवन मास मतलब आपको क्वेश्चन में कितना मास दे रखा है कि वो आप लिखोगे. मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है. नाउ गिवन मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. एक फॉर्मूला आपका ये है. दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर आपको पार्टिकल्स के फॉर्म में दे रखा है, मतलब नंबर, एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चन में, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि गिवन नंबर कितना दे रखा है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है अपॉन दी एवोगाड्रोज नंबर. नाउ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर को हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो दिस गिव्स यू अप टू फॉर्मूलाज, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स के ही हैं. नाउ ऑफ कोर्स यू कैन इक्वेट दिस इक्वेशन 1 and 2. क्यों? क्योंकि दोनों n के इक्वल है ना. तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी, एंड ऑफ कोर्स फिर इससे आप बाकी चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हो. सो दीज आर सम फॉर्मूलाज विच आर गिवन इन दी एनसीईआरटी. तो इसके ऊपर बेस्ड आई विल बी डिस्कसिंग अब टाइप 1 न्यूमेरिकल्स इन दिस वीडियो, जो कि बहुत ही सिंपल है, सबसे ईजिएस्ट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स. जो बाकी टाइप्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो टाइप 1 न्यूमेरिकल्स क्या है? ये है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम द मास और वाइस वर्सा. मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें या तो आपको मोल्स कैलकुलेट करने हो, क्वेश्चन में मास गिवन होगा. वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, यानी कि क्वेश्चन में आपको मास कैलकुलेट करना है, मोल्स क्वेश्चन में गिवन होगा. ये तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी दैट. यहाँ पे मैंने एक केस ले रखा है. क्वेश्चन 1 दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट, 100 ग्राम ऑफ आयरन एटम. आपको अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ हमें ढूंढनी है, ये नहीं पता. ठीक है, आपको क्या ये पता है गिवन मास? यस, यू नो गिवन मास 100 ग्राम्स. मोलर मास, मोलर मास क्या है? आयरन का एटॉमिक मास होता है 56. ठीक है, तो आप 56 यहाँ पे डालोगे. अगर क्वेश्चन में गिवन है ठीक है, अगर नहीं है तो देन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग अप. तो यहाँ पे आ गया आपका 56. यू सिंपली डिवाइड दिस अप, दिस विल कम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.78 व्हाट मोल्स. बस सिंपल सा ये चीज़ कर दिया, राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें बी पार्ट की, दिस वाज ए पार्ट. अगर हम बी पार्ट के बारे में बात करें, अगेन द सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है आपको? 36 ग्राम्स. ठीक है, मोलर मास. अब मोलर मास क्या है? वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O, इसका मोलर मास कितना होगा? 2 × 1 + 16, दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम्स. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 एंड देन यू कैन सिंपली कट दिस ऑफ, दिस विल कम अराउंड 2 मोल्स. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट. ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका, अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला याद है और आपको सिंपल टर्म्स दे रखी हैं, देन यू कैन सिंपली फाइंड आउट दीज थिंग्स. एंड इसी का वाइसा वर्सा वाला पार्ट देख लेते हैं. वाइसा वर्सा में क्या होगा? उल्टा क्वेश्चन है ये. ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर एटम्स. यानी कि अब आपको मोल्स गिवन है लेकिन ढूंढना क्या है? मास ढूंढना है. तो अगेन यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ पता है? आपको ये चीज़ पता है. ठीक है, आपको ये चीज़ ढूंढनी है, मास ढूंढना है ना आपको. और मोलर मास इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज दिस मच. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यू कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला एज गिवन मास इज इक्वल टू n × कैपिटल M, क्योंकि ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5. मोलर मास कितना है?
अब यहाँ पे देखिए मोलर मास आपको 108 U लिखा है, तो मोलर मास क्या हो गया 108 ग्राम्स। तो आप इसको सिंपली 108 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 54 ग्राम्स। दिस इज योर आंसर। सो ये टाइप 1 न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, दे जस्ट रिक्वायर वन सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके जो बाकी टाइप्स हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगी। So the more types of numerical will be discussed up in the upcoming video, but of course the difficulty level will increase. तो उन क्वेश्चंस के लिए क्या एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो हम लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग द फॉर्मूलाज, वो हम उसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको मोल कंसेप्ट के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आया मोल क्या है, कैसे उसे सॉल्व किया जाए, so please do like our video, and you can share it with your friends so that your friends can also have benefit of it, and also tell them to subscribe our channel so that we can grow our family. So thank you so much for watching, and stay tuned for the upcoming videos. So bye and take care.